नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण। ये क्लास 7 एक्सरसाइज 10 विज्ञान के पाठ को लेकर के आए हुए हैं, जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का होगा। ठीक है, पाठ का नाम है वन हमारी जीवन रेखा। यहाँ से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप झारखंड में यदि जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में परचम लहराना चाह रहे हैं, तो आपको जीके सेक्शन के अंतर्गत हो या आपको भाषा यानी यहाँ पर आपको विज्ञान शिक्षक के अंतर्गत हो, आप किसी भी चीज़ में फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए यह पाठ जो है पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए केवल हम समाहित करते हैं जेसीईआरटी में आए हुए प्रश्न की संख्या की देखिए कोई कमी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ वैसे ही प्रश्न को देखेंगे जो इस टेक्स्ट बुक में आए हुए हैं। और आपको ये भी बता देते हैं जो इस टेक्स्ट बुक में आए हुए हैं वही आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम का सारा नोट्स लेने के लिए जरूर यहाँ पर योगदान दे दीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा क्लासेस पर। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? ठीक है, 10 मार्च, 12 मार्च, 22 मार्च या 21 मार्च? ये प्रश्न आपका यूपी टेट में भी पूछा गया है, सीजी टेट में भी पूछा गया है, बिहार टेट में भी पूछा गया है। ठीक है, हो सके आपके झारखंड टेट में भी आ जाए। तो इसका राइट आंसर है, देखिए यहाँ पर 21 मार्च। कब है? 21 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा 21 मार्च को। चलिए अगला देखिएगा, झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है? झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है? 23,200 वर्ग किलोमीटर, 23,605 वर्ग किलोमीटर, 22,605 वर्ग किलोमीटर या 23,804 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए ये झारखंड राज्य में, ये आपको बता देते हैं, ये आपका जो है जेएसएससी में अब तक 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछ दिया गया है। तो आपका झारखंड में तो हो सके आपका भी आ जाए कि झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है। तो ये आपका कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 23,605 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना वर्ग किलोमीटर में? 23,605 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? झारखंड में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? अभी तक जेएसएससी के एग्जाम में ये 11 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, झारखंड के एग्जाम में 11 बार से ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। तो झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? 29%, 25%, 22% या नीचे एक ऑप्शन है 24%। ठीक है, तो झारखंड राज्य में आपको बता देते हैं 29% भाग पर वन है, जो कि और वन यहाँ पर अधिक होने चाहिए थे। ठीक है, तो 29% भाग पर वन है। एक जीव जंतु के द्वारा दूसरे जीव जंतु को खाया जाना और इस कड़ी का एक प्रक्रम चलता रहता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है आपको बताना है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य प्रक्रम, खाद्य निवारण या कोई नहीं। ठीक है, तो एक जीव जंतु के द्वारा दूसरे जीव जंतु को एक कड़ी के रूप में, कड़ी मतलब श्रृंखला के रूप में जो चलता आ रहा है उसको क्या कहेंगे? तो जो यह क्या चलता रहा है, एक जंतु दूसरे जंतु को खा रहे हैं, तो खाना मतलब खाद्य हो गया, और उसी का एक कड़ी चल रहा है, तो कड़ी मतलब यहाँ पर श्रृंखला हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला कहेंगे। क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पेड़ पौधे किसका संतुलन करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, पेड़ पौधे किसका संतुलन करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो संतुलन करते हैं वो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, यानी ए और बी दोनों इसका ऑप्शन होना चाहिए। अगला है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मुक्त करते हैं। देखिए यही प्रश्न,
पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में निर्मुक्त करते हैं, निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ये प्रश्न अभी तक आपको बता देते हैं। यूपी टेट में 5 बार पूछा गया है, सीजी टेट में 2 बार पूछा गया है और असम टेट में 1 बार आया हुआ प्रश्न है, एमपी टेट में 2 बार आया हुआ प्रश्न है। अब देख लीजिए कितना बारी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा क्या निर्मुक्त करते हैं, क्या छोड़ते हैं? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या जलवाष्प। ठीक है, तो देखिए जब पेड़ पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये बात फिक्स हो गया। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि पेड़ पौधे किस प्रक्रम के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण। क्लियर हो गया ना? अब देखिए प्रकाश संश्लेषण, तो जब यह प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया चल रहा होता है, तो पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं, तो वायु से लेते हैं देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करते हैं। अब रही बात कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही तो उसमें छोड़ते क्या हैं, तो वे जब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं तो ये वायुमंडल को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या निर्मुक्त करते हैं, ये ऑक्सीजन निकलता है और इसी के कारण आदमी और मानव के बीच में क्या रहता है, संतुलन बना रहता है पर्यावरण के बीच में। ठीक है, पर्यावरण के बीच में संतुलन बना हुआ रहता है कि जितने पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और वो उसी के अनुपात में ऑक्सीजन का निर्मुक्त करते रहते हैं, जिससे कि हम मानव जीव जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है ऑक्सीजन। यही प्रश्न देखिए बार बार पूछ देता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका क्लियर भी हमने कर दिया। प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है, प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है, वायु को, जल को, वन को या भूमि को? ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न प्रकृति का फेफड़ा वाला भी प्रश्न आपको पूछा गया है, प्रकृति का फेफड़ा वाला प्रश्न भी आपका पूछा गया है। हरियाणा टेट में 2 बार आया है और सीजी टेट में जो है आपका 1 बार आया है। उसी तरह से आप देखिएगा यू टेट में भी 1 बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है, तो देखिए प्रकृति का फेफड़ा में क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रकृति का फेफड़ा वन को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वन को, क्योंकि हम वन हमें क्या देते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, वन से हमें बहुत ही लाभ होते हैं। तो प्रकृति का फेफड़ा जो है वो आपका वन है। क्या है, प्रकृति का फेफड़ा वन है, जहां हम जिंदा रहने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, देखिए नीचे कुछ नोट्स बना दिया गया है, जो यहाँ से नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए। वन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को प्रकृति का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का फेफड़ा इसी को कहा जाता है। वृक्ष जल को अवशोषित करते हैं, वृक्ष जो है, पेड़ पौधे जो है, वो जल को कैसे अवशोषित करते हैं, कहाँ से जल लेते हैं, आपको बताना है। ठीक है, पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा या कोई नहीं। तो ये वृक्ष जो होता है, जल का अवशोषण जो होता है, वृक्ष में जड़ पाया जाता है और जड़ पृथ्वी के अंदर तक जाती है और उसी जड़ से ये जल का अवशोषण कर रहे होते हैं, जिससे पेड़ पौधे गर्मी के दिनों में बहुत अधिक गर्मी पड़ने के बाद भी नहीं सूखता है और आपका यहाँ पर जल का अवशोषण होते रह जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से देखिए एक प्रश्न पूछता है, ग्लोबल वार्मिंग से, विश्व उष्णन से एक प्रश्न पूछता है, आप याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णन क्या है? होता क्या है कि जब देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ जाती है, वायुमंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ जाती है, तो यहाँ का वातावरण भी क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर पड़ने लगता है और जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ने लगता है उसी को हम लोग कहते हैं विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, उसी को कहते हैं विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, ऑक्सीजन का बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, जल का बढ़ जाना या कोई नहीं। ठीक है, तो वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा ना, तब जाके ग्लोबल वार्मिंग होगा, तब जाकर के विश्व उष्णन होगा और तब जाकर के गर्मी बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, उसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या झारखंड? ठीक है, तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन के सारे डिटेल्स अगले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन वाला चीज़ को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हो सके कि आपका एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला, एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया? एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया? उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा या कर्नाटक? ठीक है, तो एपिको आंदोलन जो है, एपिक यानी कर्नाटक से है। कहाँ से है?
कर्नाटक से है एपिको आंदोलन का संबंध। झारखंड में किस प्रकार के वन ज़्यादा पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में तो देखिए पतझड़ वन पाया जाता है, पतझड़ वन पाया जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी है, यानी शुष्क पतझड़ वन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वन के संबंध में क्या सही है? देखिएगा यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि वन के संबंध में क्या सही है। वन से एक प्रश्न आएगा, आप गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, जीके सेक्शन के भी अंतर्गत आएगा और जो विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं उसके अंतर्गत भी यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा। वन के संबंध में क्या सही है? वन मृदा अपरदन से बचाता है, बिल्कुल सही है। जहाँ वन है वहाँ पर मिट्टी जो है वो कटती नहीं है और मृदा अपरदन से बचाव होता है। वन पर्यावरण संतुलन में भाग लेता है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाए रखता है। अगला, भौम जल स्तर को बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, पानी धीरे धीरे रिसता है, इसलिए यह भौम जल स्तर को बनाए रखता है। एक ही बार पानी नहीं आता और वो भाग जाता है। ठीक है, तो भौम जल स्तर को बनाए रखने में ये सहायता करता है। और नीचे है सभी, तो इसका राइट आंसर सभी में ही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद, यानी कौन मृत जीवी से बनता है? इसमें बालू, लोहा या मशरूम। तो देखिए कौन यहाँ बालू पर बनता है, तो वो आपका मशरूम बनता है। कौन बनता है? मशरूम। तो मशरूम को याद रख लीजिएगा, बहुत बड़ा नाम है। प्रदूषण का मुख्य कारण है, देखिए प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न बहुत बार आया है अभी तक एग्जाम में। प्रदूषण का मुख्य कारण है वनों की कटाई, वर्षा की अधिकता, वनों का संरक्षण, बढ़ती वन की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रदूषण का मुख्य कारण जो है हम लोग देखेंगे वनों की कटाई ही है। क्या है? वनों की कटाई। वन की कटाई होने के कारण ही बहुत ज़्यादा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर वन रहता, पेड़ पौधा रहता, तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। तो इसका मुख्य आंसर हो जाएगा वनों की कटाई। तो आप सभी यहाँ पर जुड़ जाइएगा और सारा JCERT का नोट्स देख लीजिएगा, उसमें ये भी पता चल जाएगा कि किस राज्य में कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो अभी के अभी देखने के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी क्लासेज आपको इसी तरह से ट्रिकी और बेसिकली जा रही है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी के अभी ज्वाइन करें। धन्यवाद।